Hello everyone, welcome to your family be the brand and this is अभिषेक प्रताप सिंह in front of you। और आज हम लोग आ चुके हैं अपने क्लास 7th के लास्ट चैप्टर नंबर 9 रेगिस्तान में जीवन। जैसा कि आपने देखा कि अब तक हम क्लास 6 को पूरी तरह कंप्लीट करके डाल चुके हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी बोथ सेक्शन। क्लास 7th हमारा हिस्ट्री ज्योग्राफी रनिंग में है और वहां पर भी हम ज्योग्राफी के लास्ट से चैप्टर पर आ चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं, तो आप अपना साथ बनाए रखें। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये चैप्टरों का जो अध्ययन हम लोग करते चल रहे हैं, वी हैव टू बी अ थिंकिंग क्रीचर। हमें सोचने वाला प्राणी बनना है, समझ रखने वाला प्राणी बनना है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि डेटा सेंट्रिक चीज़ें बहुत सारी हैं आसपास हमारे उपलब्ध होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा सेंट्रिक चीज़ें मतलब जो फिक्स रेशियो है, कोई आंकड़ा है, ये सब चीज़ हम याद रखते हैं। ये सब कोई आवश्यकता नहीं। आपको एक समझ विकसित करनी है कि किसी चीज़ का स्ट्रक्चर कैसा है और उसको हल करते हुए, उसको समझते हुए एक समझ विकसित करनी है, क्योंकि डेटा सेंट्रिक चीजें एक समय बाद आपको भूल जाएंगी। तो उसी के अनुसार जितना समझ विकसित करने वाला अध्ययन हो सकता है हम आपको यहाँ क्लास में प्रोवाइड कराते हैं। नोट्स के माध्यम से भी हम आपको कुछ चीजें प्रदान करते रहते हैं। तो चलिए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। रेगिस्तान में जीवन। रेगिस्तान के बारे में चुटपुट अध्ययन हमने थोड़ा बहुत पिछले अध्यायों में किया है। क्लास 6 में भी इसके बारे में हमने चर्चा की है। आप चाहे इसे रेगिस्तान कहिए या मरुस्थलीय प्रदेश कहिए। मरुस्थल में दो चीजें आ जाएंगी, एक आपका शीत मरुस्थल, एक आपका गर्म मरुस्थल क्षेत्र। तो यहाँ पर हम पहले गर्म मरुस्थल क्षेत्र यानी गर्म रेगिस्तान के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए, जो गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र है इनका विस्तार आपका एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। एशिया में आप देखेंगे तो आपका थार का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल उत्तरी चीन में है। ऑस्ट्रेलिया में आप जानते हैं महान विक्टोरिया, सहारा का मरुस्थल अफ्रीका में है और कालाहारी का भी यहीं पर है। आप उत्तरी अमेरिका में जाएंगे तो उत्तरी अमेरिका में आप कोलोरेडो, एरिजोना और कुछ हैं, और दक्षिणी अमेरिका में आपका अटाकामा और पेटागोनिया है। तो इस प्रकार से पूरे विश्व में गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है। तो गर्म रेगिस्तान का अध्ययन करते हुए हम लोग ठंडे रेगिस्तान के वाले क्षेत्र में भी अध्ययन करेंगे। तो पहले इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो रेगिस्तान क्या है? यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। कैसे? आप देख सकते हैं कि शुष्क प्रदेश है। शुष्क प्रदेश का अर्थ क्या है? सूखा क्षेत्र है, वहां पर वर्षा नहीं होती है, नमी आर्द्रता की पर्याप्तता की कमी है, ये चीजें हैं। और कह रहा है कि अत्यधिक उच्च एवं निम्न तापमान। अब दिमाग में तो ये आता है कि रेगिस्तान में अधिकतर गर्म, जैसे रेगिस्तान शब्द में आया तो हमारे दिमाग में क्या चित्र बना हुआ है कि सीधा कोई गर्म क्षेत्र होगा। लेकिन क्या कह रहा है? उच्च एवं निम्न, क्योंकि जो उच्च है वो दिन के समय में तापमान सर्वाधिक होता है, लेकिन वही रेगिस्तान में रात के समय में तापमान निम्न हो जाता है, क्योंकि वो बालू का क्षेत्र है। वहां जितनी जल्दी वो गर्मी को एब्जॉर्ब करता है उतनी जल्दी उनको निकाल भी देता है, उसका उत्सर्जन भी कर देता है। तो तापमान एवं विरल वनस्पति है, बालू क्षेत्र है, उपजाऊ मिट्टी नहीं है, वर्षा नहीं है, वहां की जलवायु स्थिति नहीं है, तो विरल वनस्पति तो पाई ही जाएगी। अब गर्म रेगिस्तान के अंतर्गत हम लोग विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, यानी कि सहारा का मरुस्थल, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। कहां पर? अफ्रीका महाद्वीप। आप ये देख रहे होंगे यहां पर अफ्रीका महाद्वीप का चित्र हमने बना रखा है। और अगर आप सहारा मरुस्थल की स्थिति की बात करें तो ये उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। और ये आप देख रहे हैं पूरा क्षेत्र, ये इतना बड़ा क्षेत्र है कि इसमें 3 भारत समा सकते हैं। समझ सकते हैं आप कि इसमें 3 भारत समा सकते हैं, इतना बड़ा भूभाग वाला क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, तो गर्म रेगिस्तान में उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर, आप लोग देखते हैं कि जो भारत का है वो 3.26 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन जो इसका है वो 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर, अर्थात लगभग 3 भारत के बराबर की भूभाग इसमें समा सकते हैं। यानी कि 3 3 6 3 9, लेकिन यहाँ पर 8.54 है तो हम लगभग में कह सकते हैं। ठीक है, लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है।
यह 11 देशों से घिरा हुआ है। यानी जो उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र है यह 11 देशों से घिरा हुआ है। वे कौन कौन से देश हैं इसमें आप देख लीजिए, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। इन नामों को देखकर आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। ये सब डेटा सेंट्रिक चीज़ें हैं, इन्हें बहुत याद रखने की चीज़ नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है कि आप एक समझ विकसित कर पाएँ कि इतना जान लीजिए कि 11 देशों के हैं और उसमें कौन प्रमुख है। जैसे आपका मिस्र हो गया क्योंकि नील नदी के किनारे है, इसका अध्ययन आप लोग करेंगे। नाइजर है वो नदी के किनारे है इसलिए उसका जानेंगे। तो कुछ कुछ जो प्रमुख हैं उनको जानिए और सबको एक डेटा सेंट्रिक फॉर्म में वो किताब में हो उनको वहीं पर आराम करने दीजिए, ठीक है। उसके बारे में आप टेंशन ना लीजिए। इस क्षेत्र में मात्र बालू ही नहीं बल्कि बजरी के मैदान एवं नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार। उत्थित का अर्थ आप समझ सकते हैं उठा हुआ। उत्थित का अर्थ होता है उठा हुआ, ठीक है, उठा हुआ पठार भी पाए जाते हैं। और ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई की होती हैं, ठीक है। यानी कि अगर रेगिस्तान के बारे में आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ बालू रेत वाला सीन आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जलवायु की बात करें तो इस क्षेत्र की जलवायु अत्यंत गर्म एवं शुष्क है, हमने पहले ही आपसे बात की। यहाँ वर्षा अत्यंत अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ पर वर्षा ये कह लीजिए अल्पकाल से क्या भूल चूक में हो जाती होगी। इधर से आते हैं समुद्रों से पानी वानी लेके, ये सब इधर किनारे बरस देते हैं, यहाँ वाले क्षेत्र में सूखा पड़ जाता है तो यहाँ पर कुछ बादल भूल चूक से आ जाते हैं तो उनकी वर्षा यहाँ पर हो जाती है। चूंकि यह बालू का क्षेत्र है यहाँ पर जल संचय की अपेक्षा जल वाष्पन की दर अधिक है, यानी जल को संचित करने की क्षमता कम है, लेकिन जो जल वाष्पित हो रहा है उसकी दर बहुत ज़्यादा अधिक है क्योंकि यहाँ का तापमान अधिक है, इसलिए यह मरुस्थल क्षेत्र में भी परिवर्तित हुआ है। इसका एक कारण यह भी है यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। अब भैया जब उसके पास कुछ रहेगा ही नहीं, झुनझुना बजाएगा, तो कहाँ से उसमें बादल रहेंगे? खुला आसमान खुला आकाश तो रहेगा ही। अब किसी आदमी के पास ना पैसा हो न रहने के लिए घर हो तो एकदम खाली झंखर जैसा ही तो रहेगा। तो वही हाल वहाँ पर भी है। जब वहाँ पे जब वाष्पन ही नहीं होगा, जल के स्रोत ही नहीं उपस्थित हैं, तो वहाँ पर कहाँ से बादल बनेंगे और कहाँ से आर्द्रता आएगी? तो वहाँ पर आकाश साफ तो होगा ही, ठीक है। यहाँ वर्षा से वाष्पन की दर अधिक है, मैं आपको बता ही चुका हूँ इसके बारे में किस प्रकार। यहाँ दिन का तापमान लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक एवं रात्रि का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। यानी ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ये आपके पहले पॉइंट से रिलेट कर रहा है, यानी उच्च एवं निम्न तापमान। दिन का तापमान उच्चतम एवं रात्रि का तापमान न्यूनतम होता है इन क्षेत्रों में। यहाँ की वनस्पति एवं प्राणी जगत के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। सामान्यतया आप लोग अच्छे से परिचित होंगे कि रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में नागफनी, कैक्टस और जो खजूर के पेड़ हैं ये सब पाए जाते हैं। ये सर्वदा सबको विदित ही है कहीं ना कहीं, किसी भी प्रकार से कैक्टस, खजूर, अकेसिया आदि यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरु उद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। यहाँ पे जो मरु उद्यान क्षेत्र हैं वो मरु उद्यान क्या होते हैं? जैसे विशाल रेगिस्तान क्षेत्र में कोई एक स्थल ऐसा होता है कि वहाँ हवा के प्रवाह से बार बार हवा के कारण बालू उठता जाता है और वो इतना ज़्यादा उठ जाता है कि जो धरती के अंदर का जल होता है वह अपने आप ऊपर आ जाता है। तो उस क्षेत्र में आसपास कुछ पेड़ पौधे घास उग जाते हैं, तो वहाँ पर जो वहाँ के लोग होते हैं कुछ खेती कर लेते हैं, जैसे मोटे अनाज हो गए, प्याज हो गया, मक्का हो गया, इस प्रकार के जो मोटे अनाज हैं उनका उत्पादन भी वो अपने जीवन मात्र के लिए कर ही लेते हैं, तो वे मरु उद्यान क्षेत्र हो जाते हैं, ठीक है। एवं हरित द्वीप पाए जाते हैं। और रेगिस्तान का जहाज तो ऊँट आप लोग जानते ही हैं। ऊँट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। अगर हमने इसके बारे में जाना, जलवायु जाना, प्राणी जगत के बारे में जाना, तो प्राणी जगत में लोग भी तो आते हैं, तो उनको भी हम जान लेते हैं। चलिए जान लेते हैं वो चीज़ें क्या हैं। सहारा की कष्टकारी जलवायु में भी बहुत से समुदाय के लोग निवास करते हैं। इनमें बेदुइन और तुआरेग जनजातियां प्रमुख हैं।
देखिए क्या है कि उन क्षेत्रों में जहाँ की जलवायु इतनी विषम है, यानी कि दिन का तापमान इतना कि असहनीय है और रात का तापमान इतना ठंडा कि वो भी असहनीय, मतलब दोनों की स्थिति एकदम विपरीत एक दूसरे से। और वहाँ की जलवायुवीय स्थिति तो एकदम अलग ही है। वहाँ का रहन सहन, खान पान, वानस्पतिक एवं प्राणी जगत क्षेत्र सब एकदम शून्य क्षेत्र की इकाई में है, लेकिन फिर भी उनको अपने उस क्षेत्र से कितना प्रेम है, कितना लगाव है, आप देख सकते हैं इससे कि इतनी विषम परिस्थितियां होने के बाद भी वे वहां से पलायन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका डटकर सामना कर रहे हैं और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह अपने आप में उनका अपने उस मिट्टी के प्रति प्रेम भाव को भी प्रदर्शित करता है। चलवासी जनजाति वाले लोग, चलवासी जनजाति, वही चलवासी जनजाति मतलब जो समयानुसार दूसरे क्षेत्र में जाते रहते हैं। एक क्षेत्र में रहे, वहाँ पर मान लीजिए आसपास कहीं कुछ संसाधन मिला थोड़े समय के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने अपना समय व्यतीत किया, अपना खान पान, रहन सहन और वो सब चीज़ें व्यवस्थित की। लेकिन कुछ समय बाद वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं, जिससे वहाँ पे उनको और कुछ संसाधन मिले, उनका वो उपभोग करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो चलवासी कह रहे हैं, आप शब्द से ही समझ रहे होंगे, चलवासी यानी चल चल कर वास करना किसी स्थान पर। ये बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। शब्द आप देख रहे हैं, पशुधन को पालते हैं, यानी पशु रूपी धन को पालते हैं जो इनके जीवन व्यापन में बहुत सहायक होते हैं। इनसे ये दूध एवं खाल प्राप्त करते हैं। जानवरों से दूध प्राप्त करते हैं, खाल से उनके बाल भी प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग भी करते हैं। वे कैसे? खालों से ये पेटी, जूते, पानी के थैले एवं पशुओं के बालों का उपयोग करके चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने में प्रयोग करते हैं। आप लोग मूवी में देखते होंगे या फिर कोई ऐसी मूवी जो थोड़ा अरब वाले एरियाज में दिखाया गया हो, या फिर अफ्रीकन एरिया में, या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र में अगर कहीं सीन कोई दिखाई गई हो, या फिर पुराने समय के थोड़ा डाकू वाला सीन देखेंगे तो उसमें पानी पीने के लिए कैसा, ऐसा चमड़े का बना कुछ इस प्रकार का थैला वो अपने पास ऐसे करके, एक थैला ऐसे बीच में लगा हुआ वो लिए रहते हैं और उसी से जल पीते हैं। दरअसल वो चमड़े का बना हुआ होता है, जिससे अंदर जल ठंडा बना रहता है और जल का वाष्पन भी नहीं हो पाता है, क्योंकि चमड़ा अत्यंत मोटा होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। कालीन, कपड़े, कंबल, ये सब उनके बालों के अति प्रसिद्ध हैं विश्व में, वो भी हम जानते हैं। ठीक है, धूल भरी आंधियों से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरु उद्यान एवं मिस्र में नील नदी इनके जीवन यापन का आधार है। नील नदी ये कुछ इस प्रकार से लंबी बह रही है, तो ये मिस्र है, तो यहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए वहाँ पर जीवन सुगम है उसके नाते, और जो यहाँ क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं मरु उद्यान उनको मिल जा रहे हैं, तो मरु उद्यान के कारण भी उनका जीवन यापन किसी न किसी प्रकार से हो रहा है। ठीक है, यहाँ जल की उपलब्धता होने के कारण, अब जल की उपलब्धता होने के कारण से आप ये अर्थ न ले लीजिएगा कि पूरे सहारा के मरुस्थल में जल व्याप्त है पर्याप्त मात्रा में इसलिए वहाँ पर खेती की जाती है, नहीं। यहाँ इससे अर्थ है कि मरु उद्यान एवं नदी घाटी वाले क्षेत्रों में जो जल उपलब्ध हैं उनके कारण उनके आसपास लोग खजूर के पेड़, चावल, चूंकि खजूर का विश्व बाजार में बहुत ही मांग है, चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी मोटी अनाज की फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं, ये भी हो गया। और मिस्र में उत्पादित कपास विश्व प्रसिद्ध है, यानी नील नदी के किनारे, हमने बताया कि नील नदी के किनारे नील नदी है, जल की पर्याप्तता है वहाँ पर, तो वहाँ पर खेती करके कपास उत्पादित किया जाता है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ तेल के पर्याप्त विशाल भंडार स्थित हैं। अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन आ रहा है, अर्थात जो ये क्षेत्र हैं यानी कि अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र, यहाँ पर जो तेल है, पेट्रोलियम है, उनकी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है वहाँ पर, तो उनसे वहाँ का शोधन किया जा रहा है, जिससे वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होंगे, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी, लोगों को काम मिलेगा, तो वहाँ के क्षेत्र का भी विकास प्रारंभ हो जाएगा और लोग अपने जीवन के स्तर को बढ़ा पाएंगे। इसी प्रकार से इस क्षेत्र में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम भी सम्मिलित है। अफ्रीका के घाना क्षेत्र में, कहाँ पर? अफ्रीका के घाना क्षेत्र में सोना भी प्राप्त होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ ऊंचे ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा
ऊंट के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। यानी जो प्राचीन काल में ऊंटों के साथ मार्ग तय करके दूर दूर तक लोग जाते थे, अब वहां पर महामार्ग बन गए हैं जिनके माध्यम से उनका यातायात भी सुगम हो गया है। और नमक के व्यापार में, अब नमक के व्यापार में कैसे, अभी चित्र में थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था कि ये जो समुद्र के पश्चिमी तट वाला क्षेत्र है और पूर्वी तट वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर क्या होता है, जो समुद्र है वहां से जल का शोधन किया जाता है, जल को शोधन नहीं, जल का एकत्रीकरण करके वाष्पीकरण होता है, नमक का एकत्रीकरण हुआ, तो यानी नमक का उत्पादन भी वहां पर हो रहा है। तो ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। पहले जो नमक वहां से प्राप्त किया जाता था उसे ऊंट ढोते थे, लेकिन अब क्या होता है कि वहां पर ट्रक का प्रयोग किया जाता है। और जो तुआरेग जनजाति है, ये लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। किसका? मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं, एज अ गाइड काम कर रहे हैं उन क्षेत्रों के लिए। तो हमने यहाँ पर सहारा मरुस्थल यानी कि गर्म मरुस्थल को जान लिया है। जैसे गर्मी के बाद आती है ठंडी, उसी तरह हम लोग जान लेते हैं कि गर्म रेगिस्तान के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया, अब ठंडे रेगिस्तान क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सामान्यतया हम लोगों की ये मानसिकता बनी हुई है कि रेगिस्तान है तो मतलब गर्म, ऐसा नहीं है। रेगिस्तान का क्षेत्र गर्म एवं ठंडा दोनों होता है। तो हम अब ठंडे रेगिस्तान के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ठंडे रेगिस्तान में जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृहद हिमालय में लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। ठंडा रेगिस्तान कहाँ? यही अपने भारत की बात हो रही है। भारत का जो सबसे उत्तरी भाग है यहाँ पर जम्मू कश्मीर है आपका, और ये जो क्षेत्र है लद्दाख का, यह शीत मरुस्थल है अपने आप में। ठीक है, शीत मरुस्थल है। लद्दाख का जो अर्थ होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ला और दाख। जहां पर ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा, क्योंकि वहां पर पर्वतीय दर्रे बहुत से हैं ना, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है, धौलाधर है, ये सब पहाड़ियां हैं। वृहद हिमालय है, फिर आपका शिवालिक है, यानी कि वृहद हिमालय, हिमालय की जो श्रेणियां हैं। तो यहाँ पर क्या है, पर्वतीय दर्रा, और दाख का अर्थ होता है देश, यानी ऐसा क्षेत्र या देश जो पर्वतीय दर्रों के बीच में बसा हुआ है, यानी वो लद्दाख वाला क्षेत्र है, पर्वतीय दर्रा देश लद्दाख। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। मैंने आपको बताया ये यहाँ पर इसका काराकोरम, लद्दाख, फिर ये जास्कर की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर ये थोड़ा आप फिगर में उतना एक्यूरेट नहीं होता है, आप लोग मानचित्र में देखेंगे ज़्यादा एक्यूरेट होगा। यहाँ पर आप ये काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर, यहाँ पर पीर पंजाल, फिर आपका ये वृहद हिमालय वाला क्षेत्र, ये पूरा भारत का जो परिदृश्य है उस परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में, कारगिल वहां पर एक स्थान है, आप लोग कारगिल युद्ध के बारे में ठीक ठाक रूप से परिचित होंगे। कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से अधिक, ठीक है, 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है क्या? ऊंचाई। यानी कि कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है क्या? ऊंचाई पाई जाती है। और अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क है, यानी कि वहाँ पर इतनी ऊंचाई पर है। तो हमने आपको पिछले चैप्टर में वायु पढ़ाया, वायुमंडल के संगठन पढ़ाए, तो उसमें क्या हमने बताया? उसमें हमने बताया कि अगर ऑक्सीजन बहुत ऊंचाई तक जाता है तो वहाँ पर उसकी उपलब्धता नहीं होती है। अब 8000 मीटर पर ऑक्सीजन की मात्रा, वायुमंडलीय गैसों की मात्रा, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जो वायुमंडलीय संगठन है गैसों का, वहां पर वो विरल अवस्था में होते हैं, यानी कि बहुत सघन नहीं होते हैं, तो इसलिए वे हल्के भी होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है एवं ठंडियों में तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस। सोच सकते हैं आप, -40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर पानी की एक बूंद भी गिरे तो उसको बर्फ बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, से नीचे ही रहता है। लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खापाचान भी कहते हैं, अर्थात हिम भूमि। खापाचान का अर्थ होता है हिम भूमि, ऐसी भूमि जो हिम से ढकी हुई है वह हिम भूमि है। अब अगर यह क्षेत्र है तो यहाँ पर कुछ प्राणी जगत, वनस्पतियां तो अवश्य ही होंगी। ठीक है, क्योंकि जो गर्म मरुस्थल क्षेत्र है वहां पर तो कुछ संभावना भी होती है, यहाँ पर संभावना उससे भी ज्यादा कम होती है। ठीक है, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका ही हुआ होता है।
यहाँ की उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, ठीक है। और यहाँ घाटियों में विलो एक प्रकार की घास है और पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। गर्मियों में सेब, खुबानी एवं अखरोट भी यहाँ से प्राप्त होता रहता है, ठीक है। और लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं हूप यहाँ की प्रमुख पाई जाने वाली सामान्य पक्षी हैं, जो कि इन क्षेत्रों में सामान्यतः प्राप्त होते रहते हैं। पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं, जिन्हें दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। क्योंकि उस क्षेत्र में जहाँ पर वनस्पति कम है, यानी कि ये कहीं लिए विरल मात्रा में है, तो वहाँ पर अगर ये पशुधन को पालेंगे नहीं, उनसे दूध नहीं प्राप्त करेंगे, उनके खाल से अपने लिए वस्त्र नहीं तैयार करेंगे, तो उनका जीवन वहाँ पर कठिन हो जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, तो उन क्षेत्रों में भी विकास प्रारंभ हो गया है और वहाँ के लोगों का जीवन स्तर ठीक करने का प्रयास भी किया जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये चीज हो गई। और याक के दूध का प्रयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। किसका? याक के दूध का प्रयोग। तो इस प्रकार ठंडे रेगिस्तान के अंतर्गत हम लोगों ने वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत को जान लिया है। हम लोग लद्दाख क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि वहाँ किस प्रकार से उनकी जीवन शैली है, कि कौन कौन सी सुविधाएं उन्हें वहाँ पर उपलब्ध हैं और किन प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करके वह अपना जीवन यापन सुदृढ़ रूप से चलाते हैं। तो वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ हैं जो वहाँ रहते हैं। आपने कुछ पिक्चरें भी देखी होंगी, कुछ मूवी आप देखेंगे खासकर साउथ की मूवीज़ में, तो उसमें आपको मिलेगा। कई पिक्चर्स में होता है जहाँ पर वह सीन दिखाया गया है कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में बौद्ध मठ का क्षेत्र है, वहाँ पर लोग जाकर रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर कुछ प्रसिद्ध मठ बौद्ध जैसे हेमिस, थिकसे से एवं लामा युरु, ये सब वहाँ के उस क्षेत्र के प्रसिद्ध बौद्ध मठ हैं, ठीक है। यहाँ के लोग ग्रीष्म काल में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। शीतकाल में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। आप ये कह सकते हैं कि उस ठंडी के एहसास को या फिर उस कष्टकारी जलवायु के एहसास को कम करने के लिए, उस क्षेत्र में अपने जीवन को बनाए रखने के लिए ये लोग कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में स्वयं को व्यस्त रखते हैं। यानी कि एक जगह से दिमाग को डाइवर्ट रखेंगे तो उनको उस चीज़ के होने का एहसास कम होगा। लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं इन क्षेत्रों की कष्टकारी जलवायु इतनी है, फिर भी वहाँ के लोग किस प्रकार से उससे जुड़े हुए हैं और उनका प्रेम उसके प्रति यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ की महिलाएं अत्यंत परिश्रमी होती हैं। जी हाँ, इस क्षेत्र की महिलाएं अत्यंत परिश्रमी होती हैं। वे घर भी संभालती हैं, खेतों में भी काम करती हैं, उसके साथ साथ दुकानें भी संभालती हैं महिलाएं। यानी कि उस क्षेत्र में महिलाएं ये कह लीजिए बहुत ही परिश्रमी होती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। यानी कि ये जो लद्दाख क्षेत्र है इसकी राजधानी जो लेह है, यह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भली भांति से जुड़ी हुई है। यह क्षेत्र पर्यटकों का पसंदीदा क्षेत्र बनता जा रहा है। खासकर गर्मियों में आपके उत्तर भारत के क्षेत्र के लोग उस क्षेत्र में जाते हैं और वहां पर मौज मस्ती करते हैं। तो इस प्रकार से इतना हम लोगों ने जान लिया है। हर क्लास के एंड में फैक्ट की चर्चा हम लोग जरूर करते हैं, तो वो भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज जान लेते हैं क्या है। तो फैक्ट्स के बारे में अगर जाने तो सहारा के अल अजीजिया, सहारा मरुस्थल हमने पढ़ाया ना, उसमें अल अजीजिया क्षेत्र में जो कि लीबिया में है के दक्षिण भाग में स्थित है। यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, ठीक है। और इसी प्रकार से मोरक्को में टैफिला लेट मरु उद्यान 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला सबसे बड़ा मरु उद्यान है, ठीक है। और
पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में द्रास लद्दाख में स्थित एक स्थान है और क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम अपने इस क्लास 7th को फिनिश कर चुके हैं। पूरी सीरीज हमारी खत्म हो चुकी है। हमने 6 भी खत्म कर लिया, 7th खत्म कर लिया। अगली चढ़ाई हमारी होने वाली है क्लास 8th पर, उसमें हम लोग मिलेंगे। तो आज की वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी होगी, तो लाल वाली बटन पे क्लिक करें, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।